हेलो बच्चों, हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th साइंस का रसायन विज्ञान में धातु तथा अधातु। तो हमने आपको धातु के बारे में पढ़ाया, धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा धातुओं की प्राप्ति, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, धातुओं की प्राप्ति जो होती है उसको हम लोग धातु कर्म या धात्विकी बोलते हैं। इसका मतलब समझिएगा। देखिए, जो धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी ना, जो भी चीजें हैं, ये धरातल से निकाली जाती हैं, यानी भूपर्पटी के नीचे, जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। जमीन से नीचे से निकाली जाती हैं तो इनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, जिससे इनको शुद्ध करके हम लोग अपने कामों में लाते हैं। तो धातुओं को निकाल करके उसको हमें अपने प्रयोग तक लाने के लिए, ठीक है, जो भी प्रक्रम किए जाते हैं वो सब धातु कर्म में आते हैं, जिसे धात्विकी बोलते हैं। यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या है? धातु कर्म है, ठीक है ना। तो जो निकाले जाते हैं भूपर्पटी के नीचे से, यानी धातुएं जिस रूप में मौजूद होती हैं भूपर्पटी के नीचे, उसे बोलते हैं खनिज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे खनिज के बारे में, ठीक है। अब खनिज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब उन खनिजों में ऐसा खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण का मतलब धातुओं की प्राप्ति कम लागत में आसानी से हो जाए, उसको हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो खनिज और अयस्क में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिस रूप में उपस्थित होती हैं उसको खनिज बोलते हैं, लेकिन ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति कम लागत में आसानी से हो जाए उसको अयस्क बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के मान लीजिए, अब कहीं पे हमें धातु प्राप्त हो रही है, मान लीजिए धातु को जो मैंने प्राप्त किया, ठीक है, हमने माना 500 रुपए की मैंने धातु अगर प्राप्त किया, निकालने का खर्चा अगर उसका 1000 रुपये है, तो हम उसको अयस्क नहीं बोलेंगे, उससे तो महंगा पड़ जाएगा ना, तो उसका यूज नहीं करेंगे, तो उस खनिज को अयस्क नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में, यानी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हमको लाभ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जितना हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा की धातु हमको मिल जाए तो उसको बोलेंगे अयस्क, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले खनिज के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है खनिज। जिसको मिनरल्स बोलते हैं, खनिज। चलिए समझते हैं खनिज की परिभाषा क्या होगी। लिखेंगे यहाँ पे, धातुएं भूपर्पटी यानी जमीन के नीचे, धातुएं भूपर्पटी में जिस रूप में उपस्थित होती हैं खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं, ठीक है। धातुएं भूपर्पटी में जिस रूप में उपस्थित होती हैं उसको हम खनिज बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई धातुकर्म पूछ ले कि धातुकर्म किसे कहते हैं, तो दिमाग में ये चीज रखना जो है, ठीक है। शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। शुद्ध धातु प्राप्त करने की सारी प्रक्रियाओं को धातु कर्म कहते हैं। यहाँ पे हम लोग धातु कर्म के बहुत सारे स्टेप को समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं अयस्क के बारे में कि अयस्क किसको कहते हैं। अयस्क इंग्लिश में इसको ओर बोलते हैं, ठीक है। खनिज को मिनरल बोलते हैं, धातु कर्म को मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी, धातु कर्म को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। चलिए अब अयस्क को जानते हैं, ठीक है। अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में आसानी से हो,
अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में आसानी से हो उसको अयस्क बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, सारे अयस्क खनिज होते हैं, सारे अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसको यहाँ पे नोट करके लिख लेना। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि अयस्क किसको बोलते हैं? ऐसे खनिज, सभी खनिजों को नहीं, ऐसे खनिजों को बोलते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में आसानी से हो उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्दावली को जान लेंगे, शब्दावली यहाँ पे है। ठीक है, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कुछ जान लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं कापर पायराइट, कापर पायराइट। अब देखिएगा, कापर यानी तांबा, तांबा एक धातु है कापर, तो कापर जो है शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पाई जाती है कापर पायराइट के रूप में, तो कापर पायराइट कापर का एक अयस्क है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिना होती है, एल्यूमिना। ठीक है, ये एल्युमिनियम का जो है एक अयस्क होता है। ऐसे कैलामाइन, कैलामाइन, कोरंडम, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे अयस्क हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शब्दावलियों को जान लेंगे। शब्दावलियों में कुछ जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नाम उनका जो है, एक शब्द यहाँ पे जो गैंग या उसी को बोलते हैं अद्यात्री या उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, गैंग, अद्यात्री या मैट्रिक्स। ठीक है, तो कभी कभी कई बार एग्जामों में नाम बदल के ऐसे पूछ लेता है, नाम तीनों का पता होना चाहिए, गैंग, अद्यात्री या मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है गैंग या अद्यात्री। ठीक है, समझाते हैं आपको। जो हमारा अयस्क होता है, जो हमारा अयस्क होता है, जब इसको खोद के निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अशुद्धियां लगी होती हैं। मिट्टी, कंकड़, पत्थर लगा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गैंग, अद्यात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर लगा होता है। ठीक है, खोद के निकाला जाएगा जमीन से, ये सब लगा रहेगा। अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर लगा होता है, जिससे हम लोग गैंग, अद्यात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं, जिससे गैंग, मैट्रिक्स या अद्यात्री कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर लगा होता जिसे गैंग, मैट्रिक्स या अद्यात्री कहते हैं। तो इन चीज़ों को नोट कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम आपको धातु कर्म के स्टेप के बारे में समझाएंगे।
ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं धरातल में जिस रूप में पाई जाती हैं उसको हम लोग खनिज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, जो धातुएं होती हैं ये भूपर्पटी में दो रूपों में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहाँ लिखते हैं धातुएं भूपर्पटी में दो रूपों में पाई जाती हैं, दो रूपों में पाई जाती हैं। ये कौन से दो रूप हैं धातुओं के? पहला होता है हमारा मुक्त अवस्था, पहला हमारा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और कुछ जो है संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था, चलिए समझते हैं इसको। मुक्त अवस्था का मतलब क्या है और संयुक्त अवस्था का मतलब क्या है? देखिएगा यहाँ पे मुक्त अवस्था का मतलब समझिएगा। देखिए, जो हमारी कुछ धातुएं हैं जो कम क्रियाशील हैं, जो धातुएं कम क्रियाशील हैं वे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कम क्रियाशील का मतलब क्या है? जो आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये जो है आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, तो ये जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोना हो गया यानी Au, चांदी Ag और प्लेटिनम Pt। ठीक है, ये कम क्रियाशील होती हैं तो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और ऐसा नहीं कि हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यथाकथित किसी किसी स्थितियों में ये भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए समझते हैं संयुक्त अवस्था का मतलब क्या है। कुछ धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, जो किसी से आसानी से क्रिया कर लेती हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाएंगी, यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। जब किसी से क्रिया कर लेंगे तो अपने अयस्क में पाए जाएंगे, अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसी धातुएं जो क्रियाशील होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो क्रियाशील होती हैं वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कॉपर हो गया यानी तांबा। ये सब जो है किसी ना किसी से क्रिया कर लेते हैं तो ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यही इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे धातु कर्म के स्टेप के बारे में। तो सबसे पहले अयस्क जो होगा, अयस्क को पहले पीसा जाएगा बारीक,
पीसने के बाद सांद्रण होगा, भर्जन होगा, निस्तापन होगा, ठीक है, परगलन होगा, शोधन होगा। इन सारे स्टेपों को धीरे धीरे आराम से आपको समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस ये इतना ही। धन्यवाद।